जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कोल्ड वार एरा की जो अपनी वेब सीरीज चल रही है उसके पिछले भाग तक आप ये अच्छे से समझ चुके हो भी यूरोप जो है वो शीत युद्ध का केंद्र बिंदु रहा और यूरोप में भी जो बर्लिन की दीवार जो अगस्त 1961 में बनाई गई थी वो शीत युद्ध का प्रतीक बन गया। और इसके साथ साथ आपने देखा युद्ध जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दो महाशक्तियां उभरी। इन दोनों महाशक्तियों के कारण पूरी दुनिया दो गुटों में बंटने को तैयार हो गई और दो गुट बन गए, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट यूएसए नेतृत्व कर रहा था और पूर्वी गुट का यूएसएसआर नेतृत्व कर रहा था। दुनिया के दूसरे लोगों को, देशों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए इन्होंने दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां की। उनके जो छोटे देश थे उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया और कामयाब भी हुए। छोटे देश अपने लाभ के लिए इनके साथ जुड़ते गए और इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं भी शीत युद्ध का जो टाइम है 1945 से लेकर 1991 वाला। इस टाइम पीरियड के दौरान दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध के दायरे, यानी कोल्ड वार के टाइम के जो संकट आए, जो युद्ध हुए या युद्ध होने की स्थितियां बनी, वो चीजें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। हम आपके सिलेबस के अनुसार जो जो संकट दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जिनकी विस्तृत जानकारी आपको जरूरत है उनकी विस्तृत जानकारी भी आपको उपलब्ध है, वो करवाई जाएगी। ये नहीं है भी यहां पर 6 जो संकट लिखे गए हैं ये 6 ही संकट थे, संकट और भी थे। मैंने कहा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। अब देखिए दो गुट बन चुके थे। अब दोनों ही गुटों के अंदर यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच कभी भी डायरेक्ट आमने सामने युद्ध है वो नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, जो छोटे देश थे जिनका अपने पड़ोसियों के साथ कोई खटपट चलती थी उनको उकसाया। उनका किसी एक पक्ष ने किसी एक देश का, किसी एक पक्ष ने किसी दूसरे देश का साथ दिया और उनको आपस में लड़ाते रहे। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब कोई दो परिवारों की लड़ाई हो जाती है तो एक तरफ तीसरा आदमी और एक तरफ चौथा आदमी जुड़कर उनकी अंगुलियां लगा लगा के उन्हें भिड़ाता रहता है, उन्हें एक नहीं होने देता। तो यानी ये एक तरीके से वो पड़ोसियों वाली लड़ाई वाली बात ही हो गई। अपने सुप्रीम पावर की जो लड़ाई थी, वो अपनी विचारधारा की वर्चस्व की जो लड़ाई थी, अपनी जो भड़ास थी वो उन छोटे देशों के माध्यम से निकाल रहे थे। उन देशों को ये आपस में लड़वा रहे थे, चाहे उनकी अपने आप लड़ाई स्टार्ट हो गई या फिर इन दोनों गुटों ने कहीं ना कहीं लड़ाई है वो स्टार्ट करवाने में महत्वपूर्ण योग दिया। तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर इन दोनों गुटों में और उनके सहयोगी जो देश थे उनमें शीत युद्ध के जो समय में सीधे संघर्ष की स्थिति आ गई थी। कई बार तो इन क्षेत्रों में युद्ध हुए भी जहां पर जन धन का बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रहा भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार है वो नहीं हुआ। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक एक घटना को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है कोरिया संकट जो 1950 में स्टार्ट हुआ और 1953 में खत्म हुआ। इसको आपको समझना है थोड़ा सा भी ये किस प्रकार से हुआ। चलिए मानचित्र की सहायता से इसको समझते हैं भी ये कहानी क्या थी। कोरिया संकट 1950 से 1953 की जो कहानी है ये क्या थी। वर्ल्ड वार जब हुआ और जापान के ऊपर जब परमाणु हमला हो गया तो जापान ने घुटने टेक दिए। उस टाइम जापान का इस कोरिया पर अधिकार था। उस टाइम ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया नहीं था, ये सिर्फ कोरिया था। यहां पर ये देखिए ये जापान है और जापान के पास ये कोरिया है, तो इसके ऊपर जापान का अधिकार था। तो लेकिन अब ये हार चुका था। तो क्या हुआ, कोरिया का जो उत्तरी साइड था ऊपर वाला, उत्तरी कोरिया ने
सोवियत संघ को आत्मसमर्पण किया, क्योंकि मित्र राष्ट्र थे, उसने सोचा सब दोस्त है अपने, सरेंडर कर देते हैं इनको। तो उत्तरी कोरिया ने तो सोवियत संघ को सरेंडर किया और दक्षिणी कोरिया ने अमेरिका को सरेंडर किया। बस यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है विचारधारा की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी मित्र राष्ट्रों के बीच में। तो सोवियत संघ यहां पर साम्यवादी सरकार लाना चाहता था और अमेरिका है वो वहां पर पूंजीवादी सरकार लाना चाहता था, और ऐसा ही हुआ। वहां चुनाव हुए तो उत्तरी कोरिया में तो क्या हुआ, साम्यवादी नेता है वो चुना गया और दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादी नेतृत्व वाला नेता चुना गया। तो देखिए इनडायरेक्ट रूप से क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप से सोवियत संघ और अमेरिका के हिसाब से काम चल रहा है। 1950 में उत्तरी कोरिया ने, जो कि सोवियत संघ का समर्थक था, उसने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। जब दक्षिणी कोरिया पर हमला हुआ तो यूएसए ने कहा अरे ये तो अपना आदमी है, इस पर कैसे युद्ध कर दिया उसने। तो इसने अपनी सेना भेज दी, यूएनओ भी आ गया, भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने अपनी मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी, भी हाँ हम तैयार हैं, दक्षिणी कोरिया तेरे साथ हैं, तू हिम्मत मत हारना। तो इस प्रकार से एक बार तो यूएनओ ने यहां पर कोशिश की भी, यहां जो आपकी जो बीच की लाइन है वो खींच देते हैं, तो 38 डिग्री के ऊपर यहां पर एक लाइन खींच दी और ऊपर उत्तरी कोरिया रह गया और नीचे दक्षिणी कोरिया रह गया। और एक चीज और बताऊं, इस उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो इनडायरेक्ट रूप से सोवियत संघ और अमेरिका लड़ रहे थे, यही उनको सपोर्ट कर रहे थे, सैनिक सहायता दे रहे थे, हथियार दे रहे थे। इन दोनों के बीच में शांति समझौता कराने के लिए हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी शांति समझौता करवाने में, भी हाँ अरे शांति बनाए रखो भाइयों, लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा है, हम भी लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे हो इस प्रकार से। तो शांति समझौता करवाने में हमारे नेहरू जी का भी प्रमुख रोल था। लेकिन देखिए अब उत्तरी कोरिया आज भी है, दक्षिणी कोरिया आज भी है। जर्मनी का एकीकरण हम बाद में पढ़ेंगे भी हो गया, बहुत से देश जो अलग हुए थे सब एक हो गए, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया आज भी अलग अलग बने हुए हैं अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से। तो इस प्रकार आपने समझा भी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच किस प्रकार से संकट आया 1950 और 1953 के बीच। अब चलते हैं, दूसरी बात आती है कि बर्लिन संकट। बर्लिन संकट जो 1958 से 1962 की बात की जाती है। एक चीज आप समझिए, आपको याद होगा शीत युद्ध का प्रतीक, शीत युद्ध का प्रतीक क्या रहा, शीत युद्ध का प्रतीक था जर्मनी का बर्लिन शहर। तो ये बर्लिन वही है, बर्लिन वही है। जर्मनी दो भागों में बंट गया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। और आपको यह भी याद होगा भी बर्लिन के ऊपर भी, बर्लिन भी आधा आधा सोवियत संघ के अधिकार में था और आधा यूएसए के अधिकार में था, ब्रिटेन और फ्रांस का भी वहां पर अधिकार था। तो बर्लिन जो शहर था वो भी दो भागों में बंट गया था, भी पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। ये कहानी तो 1945 से ही स्टार्ट हो गई। फिर आप ये सोचेंगे भी यहां पर 1958 की बात क्यों है, जबकि कहानी तो 1948 से स्टार्ट हो गई थी। 1958 की बात इसलिए की जाती है क्योंकि 1958 में सोवियत संघ ने यूएसए को कहा था भैया समझ जा, तू मुझे है ना उधर से घोचेबाजी मत कर, और ये पश्चिमी जो बर्लिन है ये हमारा खाली कर दे, बर्लिन हमारा है। और अब क्या हुआ, अब पूर्वी बर्लिन के जो लोग थे ये पश्चिम बर्लिन में जाने लगे। और कौन से, जो अच्छे थे, शिक्षित जो लोग थे, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, जो अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर जो थे, वो पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे। तो सोवियत संघ को यह डर रहा भी अरे यार शिक्षित वर्ग अगर यहां से जाएगा तो फिर वो यहां परेशानी क्रिएट करेगा। तो ये वो 1958 वाला वो दौर है जब शिक्षित वर्ग यहां से पलायन कर रहा था। तो ये बड़ी टेंशन थी साम्यवादी सरकार को भी, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो फिर इन्होंने मीटिंगों का, अंडरग्राउंड होकर मीटिंगों का दौर स्टार्ट किया और 13 अगस्त 1961 को बर्लिन को दो भागों में बांट दिया। बर्लिन की दीवार बना दी 150 किलोमीटर वाली, याद आ गई होगी बात आपको। पहले कांटे बिछाए और तुरंत ही वहां पर पत्थर की दीवार है वो बना दी गई और रातों रात बना दी गई, बहुत कम टाइम के अंदर। और पश्चिमी बर्लिन के अंदर जो पश्चिमी गुट था उनको पता भी नहीं चला, भी रातों रात ये काम है वो कर दिया है इन्होंने। तो ये बर्लिन संकट की थी। तो यानी इनका वाक युद्ध, जो मतभेद, तनाव है वो वहां पर भी बना रहा।
इसके बाद आता है कांगो, कांगो संकट। सबसे पहले तो आपको बताऊं, कांगो एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है जो 1960 के दशक में यहां पर जो माहौल है वो खराब हुआ था और वही दोनों पक्ष यहां पर भी आ गए। तो थोड़ा सा इसकी स्टोरी भी आप शॉर्टकट समझ लें। ये देखिए आप, ये था कांगो और ये कांगो यूरोपीय देश जो बेल्जियम है उसका उपनिवेश था। तो अब ये क्या हुआ, जब ये वहां से स्वतंत्र हो गया, 1960 में इसको आजादी मिल गई थी, बेल्जियम ने इसको आजाद कर दिया था। जब ये आजाद हुआ तो फिर ये हुआ, दोनों गुट इनको अपने अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। यहां पर क्या था, बेल्जियम के जो निवासी थे वो भी रहते थे लोग यहां पर, वो श्वेत थे यानी गोरे थे, और यहाँ वाले आपको पता है अफ्रीका वाले तो अपनी तरह अपने से थोड़े ज्यादा ही काले ही होते हैं। तो यहाँ पर गोरे और काले लोग आ गए, जैसे अफ्रीका वाली जो कहानी आप सुनते हो दक्षिणी अफ्रीका वाली। तो गोरे और काले लोगों के बीच में प्रशासन को चलाने का जो इनके जो वैचारिक मतभेद वहां पर हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ, बेल्जियम ने अपने गोरे लोगों का साथ दिया। तो जब बेल्जियम ने गोरों का साथ दिया तो अमेरिका ने भी गोरों का साथ दिया। तो उस टाइम काले बच गए, तो कालों के साथ कौन खड़ा हो गया, सोवियत संघ खड़ा हो गया, कहे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से फिर दोनों की गुजपुच है, वो लड़ाई है, वो स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर भी इन्होंने कांगो के अंदर भी घोचेबाजी की, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में भी घोचेबाजी की, बर्लिन जर्मनी को लेकर भी घोचेबाजी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ। याद आ गया होगा, यहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन ये टॉपिक वाइज मैंने कहा था ना, हम टाइम पीरियड के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये शीत युद्ध के दायरे का टॉपिक था जो कुछ आपको बताना था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अपने को डिटेल अच्छे से समझना है। क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ, अभी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा वियतनाम का संकट हुआ जो 1954 से 1975 तक चला। अमेरिका यहां बड़ा फंस गया था, इसका हम आगे के वीडियो सेशन में कार्टून के माध्यम से इनको समझेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो वहां पर इस स्टोरी को समझेंगे। और उसी प्रकार आगे के वीडियो में ही हम अफगानिस्तान संकट पढ़ेंगे, जब सोवियत संघ ने यहां पर हस्तक्षेप किया था 1979 और 1989 के अंदर। तो ये घटनाएं हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। और क्यों, क्योंकि विस्तृत आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। भी वियतनाम संकट भी हुआ, अफगानिस्तान संकट भी हुआ। सबसे ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको किसको रखनी है, क्यूबा मिसाइल जो संकट है जो 1962 में हुआ, उसको डिटेल तैयार करना है। औरों के बारे में आपको सामान्य जानकारी हो, लेकिन ये दोनों घटनाएं अप्रत्यक्ष रूप से अपने सिलेबस में जुड़ी हुई है। तो आगे के जहां इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वहां पर इन दोनों घटनाओं की हम बात है वो कर लेंगे। तो चलिए अब समझते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक के अंदर ही जो दायरे का जो अपना टॉपिक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भी इस विश्व मानचित्र के ऊपर क्यूबा है कहां पर। देखिए ये यूएसए है, अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये मध्य अमेरिका है। जब मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो आप देखेंगे मध्य अमेरिका के अंदर ये जो रेड कलर का जो घेरा लगा रखा है, ये है क्यूबा देश, एक द्वीपीय शहर जो कि अमेरिका के बहुत ही नजदीक है। अमेरिका के नजदीक स्थित एक द्वीपीय देश था, है अमेरिका के तट के पास ही है क्यूबा, एक द्वीपीय देश। अब इसकी स्टोरी है, अच्छे से समझ लीजिएगा भी अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है ये। इस देश के अंदर पहले भी ये गुलाम रहा, स्पेन का गुलाम रहा आई थिंक, और उसके बाद यूएसए ने, क्योंकि यहां पर गन्ने की खेती खूब होती थी, तो अपने लालच के लिए फिर अमेरिका ने यहां पर हस्तक्षेप किया और पूंजीवादी सरकार बना दी, अपने बंदों को यहां पर नेतागिरी है वो दिखा दी भी हाँ मेरे आदमी यहां पर नेतागिरी करेंगे। तो उसके बाद यहां पर क्यूबा में क्या हो गया, क्रांति हो गई। तो क्यूबा में जो क्रांति हुई जिसका नेतृत्व किया फिदेल कास्त्रो ने, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फिदेल कास्त्रो।
क्यूबा का के अंदर जो क्रांति हुई फिदेल कास्त्रो ने की, और यहां पर साम्यवाद यानी समाजवाद की जो स्थापना है वो हो गई। तो देखिए, अमेरिका के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप, और वहां पर पूंजीवादी सरकार को हटाकर वहां पर एक साम्यवादी सरकार का जन्म होता है। तो अब आप समझे, जब यहां पर साम्यवाद आ गया तो ये किसका समर्थक हुआ? सोवियत संघ का। सोवियत संघ तो बहुत राजी था। जब ये तख्ता पलट यहां पर हुआ तो सोवियत संघ राजी हो गया, अब यार ये तो बढ़िया हो गया, अपनी विचारधारा का आदमी यहां पर राष्ट्रपति है वो बन गया है। तो उन्होंने इसके साथ मित्रता बढ़ाई, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। क्यों नजदीक आए ये भी आप यहां पर अब समझेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से अमेरिका तो बिल्कुल ही 90 मील पर ही था, तो बहुत नजदीक है। क्या ये अपना दुश्मन है? यूएसएसआर का ये दुश्मन मान रहा है, वो उसको दुश्मन मान रहा है। क्या अगर ये अपना आदमी है और यहां पर अगर हम अपना सैनिक अड्डा बना लेंगे तो इसको काबू कर लेंगे। तो ये इसको एक कूटनीतिक जो ज्ञान देने लग गया, इनको वित्तीय सहायता है वो देनी स्टार्ट कर दी। किसने? सोवियत संघ ने। किसको? क्यूबा को। और अब क्या हुआ, 1962 में अपनी विचारधारा के अनुसार सोवियत संघ ने यहां पर अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया, यानी इस क्यूबा के अंदर मिसाइल है वो तैनात कर दी, मिसाइल तैनात कर दी। यही चीज यूएसएसआर ने 1962 में यहां पर मिसाइल है वो तैनात कर दी। और सबसे बड़ी बात, यहां से उसको अब ये लग रहा था भी अमेरिका पर तो हम सीधा ही इसके नजदीक के कितने शहरों पर डायरेक्ट हमला है वो कर सकते हैं, और यूएसए को इस बात का पता ही नहीं चल पाया। 3 हफ्ते तक भी सोवियत संघ ने यहां पर मिसाइलें तैनात कर दी है। खुफिया एजेंसी गड़बड़ा गई, अरे यार ये क्या हुआ, यहां पर मिसाइलें तैनात होगी, कब आई, क्या आई, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो धोखा हो गया। धोखा क्या भैया, दोस्ती और कहते हैं ना इश्क और दुश्मनी में सब जायज होता है। तो यहां पर मिसाइलें तैनात कर दी सोवियत संघ ने। तो अब यूएसए को यह डर था, अगर अब डायरेक्ट कार्रवाई की तो उसके पास भी परमाणु हथियार है, मेरे पास भी परमाणु हथियार है, कहीं परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए। तो यूएसए का उस टाइम जो राष्ट्रपति था, ध्यान रखिएगा, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी उस टाइम यहां के प्रधान राष्ट्रपति थे, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। और यहां पर क्यूबा का राष्ट्रपति आपको मैंने बताया फिदेल कास्त्रो। ये आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी। यूएसए, जब ये मिसाइल वाली जो घटना हुई उस टाइम यूएसए का राष्ट्रपति कैनेडी, और यहां क्यूबा का कास्त्रो, और सोवियत संघ का था क्रुश्चेव। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं भी। मिसाइल्स, क्यूबा मिसाइल संकट के समय तीनों देशों के प्रमुखों के नाम बताइए। तो फिदेल कास्त्रो, जॉन एफ कैनेडी और क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव, ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। तो अब क्या हुआ, अब कैनेडी डर रहा था डायरेक्ट युद्ध करना नहीं है, तो इसने अपने जो जहाजी जो बेड़ा है उसको आगे किया, जहाजी बेड़े को आगे कर दिया भी हमें क्यूबा को घेरना है। क्यूबा को इसलिए घेरना है ताकि जो आ गया वो तो ठीक है, ताकि सोवियत संघ से इस साइड से कोई और मिसाइलों के जो उनके जहाज हैं वो यहां तक नहीं पहुंचे। तो उसने, यूएसए ने क्यूबा को घेरकर यहां पर अपने जहाजी बेड़े यानी तैनात है वो कर दिया। और यूएसए को ये विश्वास था भी अगर मैं ऐसा करूंगा, कैनेडी को विश्वास था भी ऐसा करूंगा तो क्रुश्चेव है वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 1959 में क्रुश्चेव और कैनेडी यूएसए में मिले थे। आगे बात करेंगे, दोनों एक बार यहां पर मिल चुके थे। तो उनको लग रहा था यार शायद वो ठीक आदमी है, समझ जाएगा भी हाँ भी हमें ये युद्ध है वो नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझ गए भी यूएसएसआर से आने वाली जहाजों को रोकने के लिए जॉन एफ कैनेडी ने अपनी जो जहाजी बेड़ा था उसको आगे कर दिया, और सोवियत संघ को, क्रुश्चेव को चेतावनी दे दी फोन करके, भैया अगर अब आगे बढ़ा ना तो फिर युद्ध नहीं टलेगा, अब तो लड़ाई होकर रहेगी। तो पूरी दुनिया को अब ऐसा लगने लग गया था भी आज युद्ध हुआ, कल युद्ध हुआ, भैया युद्ध तो होगा। अब ये जो टाइम था 1962 का, ये पूरी दुनिया के हिसाब से भी बात करूं, शीत युद्ध के इस दौर के हिसाब से बात करूं तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था।
पीक पॉइंट हो चुका था, बस अब तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा। 1945 तक सेकंड चला, तो क्या 1962 वो टाइम आ गया जब यहां पर थर्ड वर्ल्ड वार है वो होकर रहेगा। और इसे ही हम जो घटना है इसी पूरी स्टोरी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट है वो कहा जाता है, जब पूरी दुनिया में युद्ध की भयानक स्थिति है वो हो गई थी। लेकिन क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, यार आगे की सोचते हैं, लड़के क्या करेंगे, तो दोनों ने मिलके फिर इस युद्ध को टाल दिया जो पूरा पीक पर था। अभी अब दोनों पक्षों में डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई होगी वो नहीं हो पाई, एक कहूं भी कूटनीतिक जीत है वो दोनों पक्षों की हो गई, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं शुरू हो पाया, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है भी ऐसा क्या हुआ भी इस क्यूबा मिसाइल संकट की इन बातों के होने की जरूरत यहां पर पड़ गई। मैंने आपको कहा यहां क्यूबा के अंदर पहले क्या था, पूंजीवादी सरकार थी, तख्ता पलट हुआ, सोवियत विचारधारा की सरकार है वो, साम्यवाद विचारधारा की सरकार है वो यहां पर बन गई। तो अप्रैल 1961 की अगर मैं बात करूं तो सोवियत संघ को यह लग रहा था भी अमेरिका यहां पर तख्ता पलट करेगा, ये क्यूबा पर अटैक कर सकता है और राष्ट्रपति जो फिदेल कास्त्रो है उसको हटा दिया जाएगा यहां से। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो एक दोस्त कम हो जाएगा और मुझे इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि ये अमेरिका के सबसे नजदीक है। तो इस वजह से ही सोवियत संघ ने यहां पर अपना सैनिक अड्डा है वो स्थापित किया था, मिसाइलें यहां पर रखी थी। तब मैंने जो ये बातें बताई ये सारी हुई। और आपको भी कैनेडी यूएसए का राष्ट्रपति था उस टाइम, क्रुश्चेव है वो सोवियत संघ का और फिदेल कास्त्रो है वो उस टाइम क्यूबा का राष्ट्रपति था। तो अब आप देखिएगा एक तरीके से दो विचारधाराओं का यहां पर एक संगम सा होने की उम्मीद दिख रही थी, यानी दोनों पक्षों का मधुर मिलन यहां पर देखने को मिला। ये फीलिंग लोगों में आई जिस मधुर मिलन को कहते हैं ना हनीमून, एक हनीमून की जो शुरुआत है भी यहाँ अब हनीमून वाली सिचुएशन हो गई है, मधुर मिलन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन दुनिया को लगी। तो सब थोड़ा सा चैन की सांस ली भी, यानी कुछ यहाँ अच्छा हो रहा है। अब एक चीज समझिएगा, ये हमने बड़ी स्टोरी के माध्यम से ये बात तो यहां पर समझ ली, लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीतिक जो टर्म है, जो शब्दावली है वो यहां पर काम कर रही थी भी। ये लड़े क्यों नहीं, पीछे क्यों हट गए, दूरदर्शिता का परिचय क्यों दिया, किस कारण से दोनों है वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, गोचे तो करना चाहते थे, बड़ास तो निकालना चाहते थे, लेकिन युद्ध नहीं, क्योंकि पता था युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पीछे हटना ये भी राजनीतिक विज्ञान में एक शब्दावली है जिसको कहा जाता है अपरोध, ये अर्थात रोक और संतुलन। अब आपको यह समझना है भी अपराध यानी रोक और संतुलन, ये सिद्धांत यहां पर लागू हुआ था इसी दौर के अंदर। क्यूबा मिसाइल संकट वाला जो टाइम था, इसके आसपास का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम ये सिद्धांत काम कर रहा था। इसी सिद्धांत के आधार पर ही तो मैंने आपको बताया 1959 में क्रुश्चेव है वो यहां यूएसए राष्ट्रपति से मिलने भी गया था। तो वो सिद्धांत ये क्या है, बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है भी अपरोध या रोक और संतुलन सिद्धांत है वो क्या है। समझिएगा, जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो, जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हो, तब ऐसे में कोई भी जो पक्ष होता है वो युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। समझिएगा, जब दो पक्ष ताकतवर, दोनों ही ताकत, परमाणु शक्ति संपन्न देश, दोनों ही पावरफुल, तो जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो तो एक दूसरे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में दोनों पक्ष जब युद्ध का टालना चाहते हैं, युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते, उसको कहा जाता है अपरोध, अर्थात रोको और संतुलन कायम करने की कोशिश करो। शांति रे शांति रे देवा, शांति 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 इसकी। तो यूएसए और यूएसएसआर हमें पता है दोनों ताकतवर थे, इस कारण दोनों के बीच में युद्ध
नहीं हुआ, जो चरम बिंदु था युद्ध का वो भी टल गया था और तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हो पाया। और इसके साथ ही अब इन दोनों पक्षों के बीच में तनाव में कमी आने की जो शुरुआत है वो हो जाती है, सहयोग की भावना विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिएगा आज की इस वेब सीरीज की स्टोरी में आपने समझा भी शीत युद्ध के टाइम पीरियड 1945 से 1991 के बीच में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। इनमें से क्यूबा मिसाइल संकट और कोरिया को हमने अच्छे से समझा। यहाँ ये कोरिया है, यहाँ पर ये वियतनाम वाला संकट है, यहाँ पर अफगानिस्तान वाला संकट हुआ, यहाँ पर कांगो संकट हुआ, यहाँ पर बर्लिन वाला संकट हुआ और यहाँ पर क्यूबा वाला संकट हुआ। इनको हमने अच्छे से समझा, क्यूबा को हमने विस्तृत रूप से समझा परीक्षा की दृष्टि से, और उसके साथ हमने समझा भी इस प्रकार लड़ाई बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी ढीली भी, ऐसा लगता है भी लड़ाई होने वाली है, फिर अचानक ढीली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि वहां पर राजनीति विज्ञान का ये सिद्धांत काम कर रहा था, अवरोध, रोक और संतुलन। इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस स्टोरी में आपको आनंद आया होगा। अगले वीडियो सेशन में हम इसी कोल्ड वार एरा हॉलीवुड वेब सीरीज के अगले पार्ट पर आगे की घटनाओं को समझेंगे भी और क्या क्या हुआ कोल्ड वार के टाइम, उस पर बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से सुनिए, आनंद लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ में, ताकि बाद में आपको अच्छे से वीडियो के साथ ही समझने में आसानी रहे। चलिए फिर मिलते हैं, और इस मिलन के साथ ही उससे मैं आपसे बिछड़ूं अभी उससे पहले कहना चाहूँगा आप डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर देख लिया करो। उसमें हर टॉपिक से संबंधित जो बात होती है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जो PDF फॉर्मेट है वो वहाँ पर दिया हुआ हो सकता है, जो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।